किस रेलवे जोन द्वारा पातालपानी कालाकुंड मीटर गेज धरोहर रेल सेवा का पुनः संचालन आरंभ किया गया? इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे ने पातालपानी कालाकुंड रेल लाइन हेरिटेज रेल सेवा का संचालन दोबारा शुरू किया है। यह रेल लाइन मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर से खांडवा खंड में स्थित है। यह रेल लाइन 155 वर्ष पुरानी है और यह 19वीं सदी से संबंधित है। यह रेलवे लाइन भारतीय रेलवे की 6 धरोहर लाइनों में से एक है। इस रेलवे लाइन पर पहली हेरिटेज ट्रेन 25 दिसंबर 2018 को चलाई गई थी, लेकिन पर्यटकों की संख्या घटने के कारण इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था और अब इसे पुनः शुरू किया जा रहा है। इस रेलवे लाइन पर रोज़ाना 2 ट्रेनें 5 से 10 किलोमीटर की गति से चलती हैं। इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई 9.5 किलोमीटर है और इस रेलवे लाइन में 4 सुरंगें, 24 तीखे मोड़, 6 बड़े और 35 छोटे पुल आते हैं। इसके अलावा यह मार्ग झरनों, घाटियों, सुरंगों और जंगलों से होकर गुजरता है, जिसके कारण ये पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पातालपानी स्टेशन का नाम तांतिया भील के नाम पर रखा गया था। वहीं कालाकुंड स्टेशन का नाम यहाँ की मिठाई कलाकंद से प्रेरित है। यह रेल लाइन मीटर गेज खंड है जिसे 2018 में संरक्षित किया गया था और इसकी दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण इसे ब्रॉड गेज में बदला नहीं जा सका। पारंपरिक संगीत से संबंधित पहला बिम्स्टेक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। सप्तसुर 7 राष्ट्र एक रंग शीर्षक वाले इस विशेष आयोजन में बिम्स्टेक के 7 सदस्य देशों ने, जिनमें शामिल है भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस महोत्सव का उद्देश्य था संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक एकता और सहयोग को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया गया। यह आयोजन बिम्स्टेक की सांस्कृतिक यात्रा में पहली ऐतिहासिक पहल थी और यह उत्सव सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को भी सशक्त बनाता है। इस आयोजन की प्रेरणा अप्रैल 2025 में थाईलैंड में हुए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से मिली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रस्ताव रखा था। भारत ने इस आयोजन की मेज़बानी कर सांस्कृतिक पुल की भूमिका निभाई है। इस महोत्सव का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया गया और यह कार्यक्रम विविधता में एकता की भावना को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। हाल ही में भारत ने स्पेन का कौन सा अंतिम सैन्य परिवहन विमान प्राप्त किया? इसका करेक्ट आंसर है एयरबस C-295 MW। हाल ही में भारत ने स्पेन से एयरबस C-295 MW का अंतिम सैन्य परिवहन विमान प्राप्त किया। भारत ने स्पेन से अपना अंतिम यानी 16वां विमान निर्धारित समय से 2 महीने पहले प्राप्त किया। इस विमान से भारतीय वायुसेना के बेड़े को और मजबूती मिलेगी। यह डिलीवरी स्पेन के सेविल स्थित एयरबस डिफेंस एंड स्पेस असेंबली लाइन से हुई। C-295 MW एक सामरिक परिवहन विमान है जो 5 से 10 टन तक का वजन ले जा सकता है और 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह विमान इंडियन एयरफोर्स के पुराने एवरो विमान की जगह लेगा। इस विमान से सैनिक और सामग्री परिवहन, आपदा राहत और मेडिकल निकासी जैसे मिशनों की क्षमता बढ़ेगी। यह विमान भारत और स्पेन के बीच सितंबर 2021 में हुए एक बड़े समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत कुल 56 C-295 MW विमान प्रदान किए जाने थे। इनमें से 16 विमान स्पेन से भेजे जाने थे। बाकी के 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं और इन 40 विमानों का निर्माण वडोदरा, गुजरात स्थित टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। यह कॉम्प्लेक्स भारत की पहली निजी सैन्य विमान असेंबली लाइन है और इसका उद्घाटन अक्टूबर 2024 में भारत और स्पेन के प्रधानमंत्रियों द्वारा किया गया। इस परियोजना में BEL, BDL और कई MSME शामिल हैं।
यह पहल भारत में दीर्घकालिक रक्षा आत्मनिर्भरता और स्थानीय रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है आर कौशिक। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक आर कौशिक हैं और यह पुस्तक भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा से संबंधित है। इस पुस्तक में रोहित शर्मा के सहयोगियों, दोस्तों और कोचों के विचार भी शामिल हैं जो उनके करियर के विभिन्न चरणों में उनके अटूट स्वभाव को उजागर करते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे रोहित शर्मा की शुरुआत बोरीवली से हुई और वे एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आइकन बने। इस पुस्तक में उनके संघर्षों, सफलताओं और व्यक्तिगत विकास को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा इसमें सीमित ओवरों और टेस्ट क्रिकेट दोनों ही उपलब्धियों का वर्णन है। इस पुस्तक में उनके धैर्य, आत्मविश्वास और खेल के प्रति उनके जुनून पर केंद्रित है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना कर अपने लक्ष्य को हासिल किया। आर कौशिक ये भारत के प्रमुख क्रिकेट लेखक हैं। इनकी विश्लेषण और कहानी कहने की खास शैली के लिए ये प्रसिद्ध है। आर कौशिक भारत के प्रमुख क्रिकेट लेखकों में से गिने जाते हैं। ये दशकों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर अपनी रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में ग्राहकों की पहचान के लिए किस नवीन पद्धति की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर है फेस ऑथेंटिकेशन। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने फेस ऑथेंटिकेशन आधारित पहचान पद्धति की शुरुआत की है। यह सुविधा आधार पर आधारित चेहरा पहचान तकनीक के लिए लेन देन की सुविधा देती है और इस सिस्टम को UIDAI के ढांचे पर विकसित किया गया है। इस पद्धति को शुरू करने का उद्देश्य है सुरक्षा, सुविधा और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। अब ग्राहक केवल चेहरे की स्कैनिंग से बैंकिंग कर सकते हैं। इसके लिए अब फिंगरप्रिंट या OTP की ज़रूरत नहीं होगी। यह तकनीक खासकर बुजुर्ग, दिव्यांगजन या घिसे फिंगरप्रिंट वाले लोगों के लिए उपयोगी मानी जा रही है। यह संपर्क रहित प्रणाली स्वास्थ्य आपात स्थितियों में भी सुरक्षित है। यह नई सुविधा डिजिटल बैंकिंग को सरल, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने में महत्वपूर्ण है। इस पहल से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। इस पद्धति के शुरू होने से फिजिकल डिवाइस पर निर्भरता घटेगी और यह कदम डिजिटल इंडिया और कैशलेस अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग के साथ मिलकर काम करता है। 2025 में आयोजित पहले चेस ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर है मैग्नस कार्लसन। 2025 में आयोजित पहले चेस ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता। इस टूर्नामेंट का फाइनल राउंड रियाद में आयोजित हुआ था। इस टूर्नामेंट में कार्लसन ने अली रेज़ा फिरोज़ को निर्णायक रूप से हराया। इस टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन ने टीम लिक्विड का प्रतिनिधित्व किया था और इस टूर्नामेंट में 13 टीमें शामिल हुई थी जिनमें 16 खिलाड़ी थे। यह टूर्नामेंट GSL शैली के डबल एलिमिनेशन फॉर्मेट में खेला गया। हाल ही में लगभग 600 वर्षों के अंतराल के बाद किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इसका करेक्ट आंसर है क्राशेनिनिकोव। क्राशेनिनिकोव ज्वालामुखी में हाल ही में लगभग 600 वर्षों के अंतराल के बाद विस्फोट हुआ और यह ज्वालामुखी रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित है। यह विस्फोट स्थानीय समयानुसार सुबह 2:50 के लगभग माना जा रहा है और इस विस्फोट के बाद से आसमान में लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख के बादल फैल गए थे। यह घटना 15वीं सदी के बाद पहली बार हुई है, इसलिए इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। चूँकि यह विस्फोट बिना किसी पूर्व संकेत के हुआ, जिससे वैज्ञानिक और स्थानीय लोग चौंक गए हैं। वैज्ञानिकों की आशंका है कि यह विस्फोट हाल ही में हुए तीव्र भूकंप और उसके आफ्टर शॉक से जुड़ा हो सकता है। रूस का कामचटका प्रायद्वीप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, जहां 300 से अधिक ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 29 अभी भी सक्रिय हैं। इस घटना के बाद से स्थानीय आपातकालीन एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क और तैयार हैं।